स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे पे। आज हम लोग बात करेंगे वेब 3.0 या वेब 3 के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। तो पहले समझते हैं हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ये समझिए कि वेब ऐसा नहीं है जिसे आज हम लोग इंटरनेट कहते हैं, वो बस आसमान से नहीं आ गया, वो धीरे-धीरे बनाया गया है। तो सबसे पहली बार स्टार्ट जो किया गया था, जब मतलब नींव रखी गई थी सॉलिड तरीके से, तो वो था वेब 1 जिसे हम लोग कहते हैं। ये मतलब समझिए हाइंडसाइट में इसका नाम दिया गया। ऐसा नहीं कि इस डेट को ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं, वो हम लोग पीछे को इतिहास को एक सेक्टर में बाँट रहे हैं। तो 1994 से 2004 तक एक कैटेगरी को, एक ज़ोन को हम लोग कहते हैं कि ये हो गया अर्ली इंटरनेट यानी कि वेब 1। तो वेब 1 समझिए जो स्टार्ट हुआ था, ये घुमा-फिरा के एक लाइब्रेरी था जो डिजिटाइज़ कर दिया गया था। यानी कि एक ज़माना होता था, आदम ज़माने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग लाइब्रेरी जाते थे और उसमें आपको कैटलॉग्स मिलते थे, बुक्स मिलते थे, इन्फॉर्मेशन मिलता था। यानी कि आप जाके कैटलॉग देख सकते हैं कि लोकल बिज़नेस का एक कैटलॉग रहता था, उसमें आप देख सकते थे क्या-क्या है। आप बहुत सारा चीज़ करते कैटलॉग से लोग ऑर्डर करते थे सामान। तो वो समझिए यही सारा चीज़ जो लाइब्रेरी में हो रहा था, ये धीरे-धीरे ऑनलाइन होना शुरू हो गया। यानी कि आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस कंपनी का एक वेबसाइट होता था, उसमें आप जाके सारा चीज़ देख सकते थे। ये एकदम अर्ली इंटरनेट है, यानी 1994 से 2004 तक के बारे में बात की जाए रफली। रफली मिसाइल लेके मत फायर करें एग्जैक्टली इस टाइम में हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। रफली ये कहा जाता है। फिर इसमें समझिए, इसमें ये था कि आप सिर्फ डेटा निकाल रहे हो। यानी कि आप कोई फोटो देखे, और उस टाइम इमेजेस बहुत छोटे होते थे, यानी किलोबाइट्स में होते थे। यानी ये जमाना उस टाइम का है जहाँ सीडी में लोगों को इमेज लाइब्रेरी भेजी जाती थी, क्योंकि इमेजेस उतने बड़े बड़े इंटरनेट में नहीं जाते थे। खींच जरूर सकते थे, और उस टाइम में लोग नेगेटिव में खींचते थे, उसे बहुत अच्छे से स्कैन कराते थे और बड़े बम बम फाइल हाई रेजोल्यूशन का बनता था। लेकिन वो फाइल इंटरनेट से नहीं जा पाता, बहुत स्लो था इंटरनेट। तो उस टाइम में ये था कि एडमिन जो है, यानी कि जो भी वो वेबसाइट बना रहा है, चला रहा है, सब करता धरता उसी का है। मतलब वेबसाइट में क्या दिखाया जाएगा, क्या होगा, सारा काम वही लोग करते थे। तो मतलब ये समझिए एक वन वे स्ट्रीट था। जैसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या बुक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वैसे ही इसमें होता था। ये हो गया वेब 1.0, ये 2004 तक में चला गया। फिर वेब 2.0 आया। यहाँ पे समझिए 2004 से ये गाड़ी अभी तक चल रही है। यहाँ पे हुआ कि यूजर ने डेटा ऐड करना शुरू कर दिया। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म उसी टाइम समझिए मार्केट में आना शुरू हो गया। जैसे आपका यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देखिए, बहुत बड़ी बात थी फेसबुक। फेसबुक हो गया आपका, माई स्पेस हो गया, बहुत सारे आईट्यून्स हो गए, फ्लिकर हो गया, बहुत सारा चीज़ एक साथ आया धीरे धीरे मार्केट में। और इससे ये हुआ कि यूज़र अब डेटा जनरेट करने लगे। यानी कि अब हम लोग सिर्फ कंजम्पशन की जगह ऐड करने लगे। यानी कि आप अभी भी वहाँ जाते हैं, इंटरनेट में किसी बिज़नेस के बारे में समझना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, वो सब बल्ले-बल्ले। अभी भी वैसा ही चल रहा है, अभी भी एडमिन सारा चीज़ कंट्रोल, लेकिन अब आप ऐड कर रहे हो कि देखो मैं यहाँ घूमने गया था, ये देखो कि तुम लोग कितने करीब हो। देखो मैंने ये गाड़ी चलाई है, देखो तुम लोग कितने करीब हो। देखो मैं इतनी सुंदर लड़की के साथ हूँ, तुम कितने करीब हो। ऐसे-ऐसे करके सब लोग दिखाना शुरू किए। तो ये हो गया वेब 2.0, यानी कि यहाँ पे अब आप ऐड कर रहे हो। यूट्यूब वीडियो बनाया जा रहा है, कंटेंट बनाया जा रहा है, ये कंटेंट शुरू हुआ, व्लॉगिंग शुरू हुआ। तो ये हो गया 2004 से अभी तक ये मार्केट चल रहा है। तो इसमें यही समझिए कि अभी भी एडमिन के पास ही कंट्रोल है। यानी कि अगर एडमिन को आपका बात नहीं पसंद आया, तो बोलेंगे एक काम करो ना सर, आप गायब हो जाओ। मतलब पुफ़, आपका पूरा प्रॉपर्टी गायब हो सकता है। आपका पूरा जो भी चीज़ आपने पोर्टफोलियो बनाया है इंटरनेट पे, वो सारा गायब हो सकता है। एडमिन अभी भी एडमिन है, लेकिन अब आप हेल्प कर रहे हो, लेकिन उतना कंट्रोल के मामले में आप अभी भी ज़ीरो। कंट्रोल के मामले में आप वेब पॉइंट 1 में हो, और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के मामले में 2 पॉइंट आए हो। तो 3.0 के बारे में जो सपने दिखाए जा रहे हैं, वो 2015 से लोग इसके पीछे मेहनत करना शुरू किए थे, और इसका टारगेट है फ्यूचर में आगे जाएगा। तो इसमें यह है कि थिंग्स को डिसेंट्रलाइज कर देंगे। यानी कि अभी हम लोग समझिए कंजम्पशन वाले फेज को क्रॉस कर गए हैं, क्रिएशन वाले फेज में हैं, और अब हम लोग ओनरशिप वाले फेज में जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास कंट्रोल रहेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कुछ शेयर करते हैं, जो आप बहुत सही चीज़ दिखा सकते हो। जैसे कि आप दिखा सकते हो कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनी कैसा चूना लगाती है कि भैया हम यूज़र डेटा इधर-उधर नहीं करने देंगे, लेकिन चाइना का गवर्नमेंट बोलता है, "हाँ सर, सर गवर्न आप डेटा ले लो सर, सर त्वमेव माता त्वमेव पिता" कर देते हैं। तो उस सारे कंपनी के अगेंस्ट आप कुछ बोलेंगे, तो वो लिटरली आपके प्लेटफ़ॉर्म को बोल सकती है, "एक काम करो, इसको प्यार से थ्रॉटल कर दो।" बंद नहीं करो ताकि वो लोग पकड़ लें कि आपने कुछ कर दिया है। थ्रॉटल कर दो, यानी वो सब न्यूज़ आना बंद हो जाएगा। इसीलिए देखिए यूट्यूब में आपको चाइना के अगेंस्ट जितना चाहिए, जो लोग चाइना के अंदर से बाहर डेटा निकाल रहे हैं, उन सारों का चैनल कितना थ्रॉटल किया रहता है कि जो कि इतना रियल डेटा दिखाते हैं, रियल टाइम में दिखाते हैं, लोग देख ही नहीं पाते। क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है कि भैया थ्रॉटल करो। बंद करोगे तो लोग नोटिस कर देंगे। बंद मत करो, थ्रॉटल कर दो। तो वही समझिए, ये हम लोग कंट्रोल के मामले में ज़ीरो है। तो टारगेट यही है कि वेब 3 में ओनरशिप आए कि यार मैं डाल रहा हूँ, मैं इसका क्रिएटर हूँ, और मैं इसको डिसाइड करूँगा कि ये रहना है कि नहीं रहना है। मतलब अगर मैं डिसाइड करता हूँ हटाना है, मैं हटा दूँगा। कोई और मेरे लिए ये डिसीजन नहीं ले लेगा कि देखो जाओ तुम,
ये नहीं हो सके। ओनरशिप अभी हमारे पास नहीं है। और ओनरशिप और चीज़ों में भी आती है, जैसे कि मेरा ब्राउज़र डेटा है, ब्राउज़र हिस्ट्री है, मतलब समझिए मेरा एक डिजिटल सिग्नेचर बना है। मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, तो उससे एक मेरा डिजिटल सिग्नेचर बनता है। वो सिग्नेचर गूगल के पास है। वो सिग्नेचर का इस्तेमाल करके वो टारगेटेड एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ वो सिग्नेचर डेटा कहीं यूज़ हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, गूगल बोलेगा बट वो डेटा हमारा है, तुम जाओ तेल लेने। मतलब नहीं सर, वो डेटा मेरे से आपने बनाया, वो मेरा है। तो यही ओनरशिप आपको वेब 3.0 में मिलेगा। सपना ये, और ये डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा ताकि किसी एक के पास उतना पावर नहीं रहे। जैसे कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर पावर किसके पास है? अमेज़न वेब सर्विस के पास। यानी कि अगर अमेज़न वेब सर्विस पड़ जाए किसी के पीछे कि भैया आपको हम पुफ़ कर देंगे, वो सही में पुफ़ कर देगा। अब बोले अरे हम अज़ूर में कूद जाएँगे, उतना आसानी से कूद नहीं पाएगा, और एक कारण है कि वो इतना बड़ा शेयर रखा हुआ है मार्केट का। तो हिस्ट्री वही समझिए कि हम लोग एक लाइब्रेरी से बने थे जहाँ पे आप थोड़ा देर समय स्पेंड करते थे, क्रिएशन वाले स्टेज में आ गए जहाँ पैसा भी बनाने लगे, कंटेंट भी क्रिएट करने लगे, लेकिन कंट्रोल नहीं है। थ्री का सपना यह है कि सारा चीज़ वैसा ही रहेगा हमारे लिए, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और कंट्रोल अथॉरिटी हमारे पास वापस आ जाएगी। तो ये हिस्ट्री था। तो बात करें उम्मीद क्या है, तो उम्मीद यह है कि हम लोग जो कंट्रोल खो दिए अपना ही डेटा के ऊपर, वो सारे को वापस करना है। तो वही समझिए कि इंटरनेट फ्री कैसे है। जैसे कि आप जीमेल देखते हो, तो जीमेल बनाने के लिए कितना बैक एंड में तिगड़म लगाया गया होगा, फ्रंट एंड का यूआई में कितना मेहनत किया गया होगा, और जितना आपको आराम से वो कह देते कि भैया 15 GB फ्री है, कितना टेराबाइट्स वो लोग खर्च कर रहे होंगे, कितना पेटाबाइट्स का सर्वर बना रहे होंगे ताकि वो सब हो सके। तो बात है कि उतना पैसा आ कहाँ से रहा है, बात है कि वो आपको बेच रहे हैं। आपको वो फ्री में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और उसी से पैसा आता है। उस पैसा का थोड़ा-सा हिस्सा ये डाल देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से और लोग फँसते जाते हैं। तो वही समझिए कि इंटरनेट फ्री इसलिए कि आपको बेचा जा रहा है। इंस्टाग्राम में आप क्यों फ्री में कमाओगे? क्योंकि आपको बेचा जा रहा है। हर चीज़ में वैसे ही होता है। यूट्यूब में वही होता है कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर बेचते हैं, उसके बेसिस पे हमें थोड़ा-सा पैसा दे दिया जाता है। तो वैसे इसीलिए इंटरनेट फ्री है, इसीलिए आपको यूट्यूब के लिए नेटफ्लिक्स जैसा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। हर चीज़ में वही समझिए कि जहाँ पे आपको कोई भी सर्विस अगर फ्री में मिल रहा है, तो या तो वो डोनेशन पे चल रहा है, या तो आपको बेचा जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वही समझिए कि हमारे पास कोई चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है आज के टाइम में, कि हमारा डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, कंट्रोल नहीं है। पैसा कैसे इधर-उधर हो रहा है, कंट्रोल नहीं है। आपका कंटेंट फीड्स कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, नहीं कर रहा। जैसे बोल रहा हूँ कि आप बहुत देखो चाइना का, जैसे चाइना अनसेंसर्ड हो गया, बहुत सारे और भी हैं। बहुत सारे हैं, मतलब मैं शॉक्ड हो गया था। एक दिन बैठ के खोज-खोज के लिंक से निकाल रहा था। शॉक्ड हो गया कितने सारे चैनल हैं और कितना सारे डिटेल दिखा रहे हैं जो कि चाइना के अंदर से उठा रहे हैं, अंदर से वीडियो निकाल रहे हैं वो लोग। और कुछ लोग चाइना में एक्चुअली हैं, वो फायरवॉल का मतलब मल्टीपल लेयर फायरवॉल इस्तेमाल करके निकालते हैं डेटा, और उसके बाद भी उनका सारा चैनल जो सब चीज़ दिखा देगा सच में, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो कंटेंट फीड क्या है, वो कंट्रोल किया जा रहा है। एको चैम्बर बनने का रिस्क है, क्योंकि सारा डेटा मिल ही नहीं रहा। आधा-अधूरा डेटा पे सब लोग उछल जा रहे हैं, सबका बर्बादी हो जा रहा है। तो नुकसान तो हो गया है। तो उम्मीद यही है कि हम लोग को कंट्रोल मिल जाएगा, यानी कि भैया हमारे डेटा को अगर आप बेच कर रहे हो, तो हमारे पास थोड़ा तो एडमिन राइट्स रहे। पैसा को आप हटाओ, पैसा आप दे दोगे कि ठीक है देखो तुमको हम सर्विस दे रहे हैं पैसे की जगह पे, वो हटाइए। कंट्रोल आप नहीं दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो बल्ले-बल्ले, लेकिन कंट्रोल नहीं दे रहे हो कि भैया स्टीयरिंग व्हील। वही है कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे लोग भागना चाह रहे हैं, और इसका टारगेट ये है कि 3 चीज़ को डिसेंट्रलाइज़ करना है। पहला डेटा, दूसरा पैसा, तीसरा ट्रेडिंग। यानी मतलब घुमा-फिरा के डेटा और पैसा को अगर इधर-उधर कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज़ कर देते हैं, क्योंकि अभी कैसे चलता है, आप मास्टर कार्ड का नेटवर्क अगर आपके पीछे पड़ जाए ना कि भैया तुम्हारी बिज़नेस बैठ जाएगी, बैठा देंगे वो लोग। यूपीआई पड़ जाए आपके पीछे, जैसे मान लें आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल दिए, और जो गवर्नमेंट उस टाइम पावर पे है वो बोले यूपीआई वाले को एक काम करो तो इसको हटा दो। आप चवन्नी का इधर-उधर नहीं कर पाएँगे। तो समझिए पावर कितना ज़्यादा है कुछ लोगों के पास। चाहे वो मास्टर कार्ड हो, वीज़ा हो, स्विफ्ट बैंक का इतना ज़्यादा पावर था कि उन्होंने रशिया को बोल दिया भैया तुम्हारा ट्रेड नहीं हो। सोचिए रशिया जो युद्ध कर रहा है दूसरे से, उसकी भी ऐसी वाट लग गई कि खोलो तो मेरा ग्रीन डील में नहीं, हम नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट बैंक का पावर वैसा है, स्विफ्ट नेटवर्किंग जो है वो तो पावरफुल है। तो समझिए हर चीज़ में पावर वही है। जैसे वीएमवेयर हो जाए, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हो जाए, आईबीएम क्लाउड हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हो जाए, और दादाजी अमेज़न वेब सर्विसेज़ हो जाए, ये सब अगर आपके साथ पड़ गए, और ख़ास तौर पे भगवान बचाए अगर ये सब लोग डिसाइड कर लिए ना कि यार मतलब ये लोग डार्क लिस्ट बनाते हैं कि भैया इसको कहीं पे भी सर्व नहीं करना। कुछ-कुछ चीज़ के लिए कारण है, जैसे आईसिस का वेबसाइट ये सब में नहीं सर्व होने वाला है। तो कुछ-कुछ है जो मतलब अगर ट्रिक करके आप कर ले रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मतलब अगर पकड़ लिए तो तुरंत हटा देंगे। तो वैसा लिस्ट में अगर आपको डाल दिया गया प्यार से, शैडो बैनिंग जिसे कहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप इंटरनेट पे चिल्लाते रह जाइएगा, कोई आपका कंटेंट नहीं देख पाएगा, कोई आपके कंटेंट तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मोनोपोली जैसा सिचुएशन बन गया, कहने को बहुत सारे हैं, ये बात सही है, मैथमेटिकली सही है, लेकिन पावर तो इन्हीं के पास है ना, जबकि यूज़र का डेटा खरीदा है और बेचा जा रहा है, और यूज़र के ही पास ही कोई पावर नहीं है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न वेब सर्विसेज़ डिसाइड करते हैं क्या होगा, अज़ूर डिसाइड करते हैं क्या होगा, आईबीएम क्लाउड डिसाइड करता है क्या होगा। ये मतलब बहुत ज़्यादा पावर हमारे पास है ही नहीं, लगता बस है।
तो उम्मीद वही है कि डिसेंट्रलाइज करो ये दो चीज को, डेटा स्टोरेज और मनी को। तो बात है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो वही समझिए ऑब्वियसली इसके लिए नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बनाना होगा जो बन चुका है, आर्किटेक्चर्स लिखने होंगे, वो उस पर काम चल रहा है, और प्रिंसिपल बदल जाएगा। हमारा जो प्रिंसिपल है वो डेटाबेस प्रिंसिपल पे है सारा चीज़ की, मतलब आप यूजर आईडी लॉगिन लेते हो, उसे एक डेटाबेस में से कंपेयर करते हो, उसे ऐसे कर, मतलब सारा चीज़ सेंट्रलाइज्ड के हिसाब से बनाया गया था सॉफ्टवेयर पूरा जो है, सॉफ्टवेयर स्टैक जो है। लेकिन उसकी जगह पे नया इकोसिस्टम आ गया, ये वर्ड आप लोग बार बार सुनेंगे, डी एप्स। डी एप्स का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब इसका स्टैक लिखा ही ऐसा जा रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो इसमें वही समझिए कोड का क्या होता है, एंड में आप कोड ही लिख रहे हो, कोड का हो क्या रहा है, कोड जा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है नेटवर्क में, यही आपका ब्लॉकचेन का नेटवर्क में चल क्या रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। और इसमें समझिए तब यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो यूजर ऑथेंटिकेशन उस तरीके से नहीं होगा जैसे आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन वॉलेट के बेसिस में होगा, यानी कि आप एक टोकन बनाएंगे, वो टोकन को वैलिडेट किया जाएगा कि ये टोकन किसी से बंधा हुआ है, मुझे नहीं पता उस टोकन के पीछे कौन है, मुझे बस उस टोकन से मतलब ट्रांजेक्शन करना है। मतलब जैसे कि फेसबुक आपको जानता है, वहां पे समझिए एक टोकन आईडी हो जाएगा, कुछ भी XYZ हो गया, वो XYZ से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो अगर चाहता है XYZ की मैं दिखाऊं मेरा चेहरा क्या है, ये है, करे, नहीं दिखाना चाहता आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसे डिनाई भी नहीं कर सकते। तो आईडी वही रहेगा, प्राइवेट की रहेगा, पब्लिक की रहेगा, और पब्लिक की से आपके तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन आपका सारा डेटा नहीं ढप्पा जा सकता कि अरे सर मुझे पता चल गया ये कौन है, कहाँ रहता है, कौन सा आईपी, नहीं है ही नहीं, वो डेटा है ही नहीं पब्लिक की में। पब्लिक भी को आप रिप भी कर लीजिए कुछ नहीं मिलेगा, आप ब्रेक भी कर लीजिए उसमें है ही नहीं वो डेटा। तो ये वही समझाया जा रहा है कि मतलब इंक्रिप्शन का सिस्टम ऐसा रहेगा कि प्राइवेट की रहेगा, पब्लिक की रहेगा। पब्लिक की जो है आपका पूरा ग्लोबल एक्सेस दे रहा है सब लोगों को कि इस बंदे तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ होने पे आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका जो भी चीज़ है वो सारा लीक नहीं करेगा। सपना ये है, तो मतलब घुमा फिरा के वो वॉलेट सब जो होते हैं क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट, वही लॉजिक पे चलते हैं, तो वही लॉजिक मतलब समझिए ग्रेटर एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो टारगेट वही है। अब एग्जैक्टली कैसे होता है, मैंने नीचे वीडियो लिंक्स दे दिए हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है मेरे से। तो वही समझिए कि आप एक घुमा फिरा के आप एक वॉलेट आईडी बना रहे हो, वो वॉलेट आईडी हर किसी के साथ शेयर करोगे, और कोई आपका पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा उसको कि भैया अरे वॉलेट मिल गया तो मैं इसका सब जान जाऊंगा ना, कुछ नहीं सर। सर वॉलेट पता है, कुछ नहीं सर, वॉलेट किससे जुड़ा हुआ है वो नहीं पता रहेगा, वो डेटा है ही नहीं उसमें चुराने के लिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को सीखना चाहते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? जैसे कि आपका हार्ड हैट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रफल करके है, ऐसे बहुत सारे और भी आ रहे हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैंने बताया 2015 से ये चल रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन अभी चाहे तो आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एज ए कॉलेज प्रोजेक्ट आप 2-3 लोग के साथ मिलकर अच्छा खासा कुछ बना भी सकते हैं। ये अभी की बात कर रहा हूं। तो बात करें कोई समस्या है, हाँ समस्या है। समस्या समझिए ये सपना हम लोग को पहले भी दिखाया गया था, क्रिप्टो करेंसी में दिखाया गया था। तो क्रिप्टो करेंसी में समझिए हुआ क्या, तो क्रिप्टो करेंसी तो पूरी तरह से फेल हो गया, तो बोले नहीं 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 उसका इतना वैल्यू नहीं सर। क्रिप्टो करेंसी 10,000 बनाए गए थे, 10,000। मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, इथेरियम की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे आए थे। टोटल 10,000 रजिस्टर्ड है, उससे भी ज़्यादा ट्राई किया गया था, लेकिन मेजॉरिटी उसमें क्या निकले, स्कैम निकले। बहुत सारे को आप नाम भी नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसमें पैसा नहीं था, आया पैसा, रग पुल हुआ, उसके बाद लोगों को पता चला रही तो चूना लगा रहा था, फिर पैसा डूबा। बहुत पैसा डूबा है क्रिप्टो में, मतलब जितना बना नहीं उससे ज़्यादा डूबा है। ये तो हो गया। और दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी कभी यूज़ में क्यों नहीं आया, कि मतलब समझिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी पिछले 10 साल से देख रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि आप जैसे हम लोग इंडिया में यूपीआई कर लेते हैं, कहीं भी जाकर रात से क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं कर पाते, हर कोई क्यों नहीं यूज़ कर रहा है? कारण वही है कि वो एसेट में बदल गया। मतलब एसेट ऐसे समझिए कि पेंटिंग के लिए लोग कई हज़ार करोड़ दे देते हैं कि भैया 500 करोड़ हो जाए, 600 करोड़ हो जाए, लोग दे देते हैं। आप दोगे उतना उसके लिए? नहीं ना, क्योंकि वो एसेट है, वो एसेट का फचांग आपको लेना ही नहीं है। तो वही समझिए पैसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा का वैल्यू फिक्स्ड है। 100 रुपया इक्वल्स 100 रुपया इक्वल्स 100 रुपया, और उसका जो भी कन्वर्शन है वो कन्वर्शन रेशियो फिक्स्ड है, आपको टेंशन नहीं लेना उस दिन में। एसेट आप लेते हैं, एसेट का वैल्यू उस बेस पे होता है कि दूसरा वाला आपसे लेना चाहता है कि नहीं। जैसे मान लिया आपने कोई पेंटिंग करी है, या आपने एनएफसी खरीद लिया कि भैया मैंने $65 मिलियन देके ये एनएफसी ले लिया क्योंकि मैंने वेट फूका था, ठीक है आपने ले लिया। अब आपसे कोई वो नहीं खरीदना चाहता, तो आपने सिर्फ 65 मिलियन डुबाया है। ये ऐसा समझिए कलेक्टर्स लोग जो हैं, जैसे वो कॉमिक बुक के लिए बिडिंग करते हैं कि भैया मैंने $5 मिलियन लेके मतलब सुपरमैन का पहला प्रिंट उठा लिया, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। कितने लोग और हैं इस दुनिया में पागल कि वो देंगे 5 मिलियन की भैया हमको पेपर कॉपी दो। एक दो म्यूजियम, एक दो ठो उतने अमीर लोग जिनके पास उतना ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। सो बात वही हो जाती है कि एसेट बन गया है क्रिप्टो। क्रिप्टो को कोई यूज़ नहीं करता, बस एसेट के तौर पे ट्रेडिंग करते हैं। और इसमें आता है प्रॉब्लम, जो हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है दुनिया को, 1 परसेंटाइल से, यानी कि जो टॉप क्लास है वो उड़ रहे हैं और हम सभी को हलाल कर रहे हैं।
मतलब ऐसा कर नहीं रहे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन नफ़रत तो हो ही जाती है, अंगूर खट्टे हैं, हो ही जाता है। तो वेंचर कैपिटल के पास ये समझिए कि अब यही डिसाइड करता है, वेंचर कैपिटल डिसाइड करता है कि आपका क्रिप्टो का वैल्यू ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। जैसे कि जितने सारे स्ट्रेस में, उसमें कौन पैसा डाल रहा था उतना? वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑलरेडी पीपल नहीं है। क्या वो गवर्नमेंट है? नहीं। लेकिन ये बुरी बात है कि अगर वो लोग नहीं है, वो 1% में है, आपके पास और कम ओवरसाइट हो गया, यानी कि आपने क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बना दिया, उस पे एक वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डालता है, आप खो देते हो अपना कंट्रोल। जैसे ही वो उसका पैसा आता है, रियल मनी आता है, वो कंट्रोल आपका चला जाता है। वो डिसाइड कर सकते हैं, वो पुल आउट कर सकते हैं और आपका वैल्यू कोलैप्स कर सकते हैं, जो कि किया गया है। आपको ज़्यादा साल पीछे नहीं जाना पड़ेगा ये सब देखने के लिए। तो ये समझना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक कैसे चलाया जाता है, उसका लॉ है, रिस्ट्रिक्शन है। चाइना तक में है, चाइना बहुत देर से अप्लाई किया, सब लॉ बहुत ज़्यादा लूट चुके हैं, उसके बाद वो अप्लाई किया, लेकिन उनमें अप्लाई किया, बाकी सब जगह पे है। गवर्नमेंट अगर कभी ऐसा पकड़ती है कि भैया 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या इंडिया में कभी हो, तुरंत लॉ चेंज किया जाता है, तुरंत रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये लोग को आपका लॉ फॉलो करना ही नहीं, क्योंकि ये लोग स्पेकुलेटिव है, वेंचर कैपिटलिस्ट। सर हम रिस्क ले रहे हैं। अब बात अलग है कि उस रिस्क से लाखों करोड़ों लोग फ्री का ऊपर जा सकते हैं, तो उससे उनको क्या लेना है, वो रिस्क ले रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग बद से बदतर कर दे रहे हैं। आपको लग रहा है गवर्नमेंट बुरी है, बैंक बुरी है, ये लोग तो उससे भी बुरे हैं। और कंट्रोल नहीं है, लॉ नहीं है, पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आप तो और बुरे हो गए। तो यही है। और दूसरी बात, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम लोग ना सब चीज़ ये कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड करके चला सकते हैं। मैथमेटिकली, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि दुनिया में उतने स्पेयर कंप्यूटर नहीं है। जैसे कहने को हल्ला आप कर दो कि मैं सारा फाइल को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है, ताकि किसी एक के पास नहीं रहे। बहुत बढ़िया बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऑर्गेज़म भी आता है। लेकिन उतना स्पेयर कंप्यूटर नहीं है इस प्लेनेट में, यूजर्स के पास, मैं क्लियर करना, यूजर्स के पास, कि जितना आपका हाइपर क्लस्टर में है, सुपर कंप्यूटर्स में है, जितना आपका डेटा सेंटर्स का कंप्यूट है, वो सारा को एक साइड रखिए, और इंसानियत, पूरी इंसानियत, जितना मोबाइल फ़ोन है, जितना टैबलेट है, जितना पीसी है, जितना लैपटॉप्स है, वो सबको रखिए। वो छोटा सा हिस्सा बनाएंगे ग्लोबल कैपेसिटी का कंप्यूट और डेटा में। कंप्यूट एज इन कितना टेराफ्लॉप्स क्रंच किया जा सकता है, वर्सेस कितना मतलब पेटाबाइट्स का स्टोरेज है। आप सोचिए, आपका मोबाइल फ़ोन एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। आप अभी भी, मतलब समझिए, हम लोग ऑलमोस्ट 10 साल हो रहा है, जबकि 32 जीबी आती थी, अभी भी 32 जीबी आता है। वहीं पे डेटा सेंटर स्टार्ट होता था शुरू शुरू में कि भैया 1 पेटाबाइट, अब 10 पेटाबाइट से नीचे कोई बात नहीं करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हल्ला, और खासतौर पर जैसे कि ब्लॉकचेन के बारे में सब कह रहे हैं, बोले ब्लॉकचेन का कुकी का लिमिट होता है 5 MB, आपके जो उसमें चलता है, मतलब ब्राउजर में चलता है 5 MB। 3 करोड़, या आप ये लगा देते हो 3 अरब लोग भी अगर अपना ब्राउजर एक समय पर चालू रखते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। 2-3 डेटा सेंटर बोलेगा, इसके लिए आप उछल रहे थे। तो ये फिजिक्स की बात आ जाती है कि भैया उतना स्टोरेज नहीं है जितना यूट्यूब का डेटा है। कि बहुत लोगों को ट्राई भी किया गया कि यार एक काम करते हैं, टोरेंटिंग नेटवर्क बनाते हैं, सबसे हम थोड़ा सा यूजर से थोड़ा सा स्पेस लेंगे और खूब सारे वीडियो स्टोर कर पाएंगे। कुछ देर तक काम किया, लेकिन जहां वो यूट्यूब का लेवल का ट्राई करेंगे, 5 सेकंड के अंदर सारे नेटवर्क सैचुरेट कर जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उतना पीसी, लैपटॉप, मोबाइल है ही नहीं दुनिया में कि भैया हमको डेटा सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़े। डेटा सेंटर की ज़रूरत है तभी डेटा सेंटर बना है। और वही समझिए कि ऐसा आप एग्जाम्पल खुद भी देखेंगे, टॉरेंट्स हैं, हर पिक्चर का टॉरेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन सारे जिंदा हैं क्या? नहीं ना। अब टॉरेंट का आप यूजर दिखा दो, ऑलमोस्ट 1 बिलियन एक्टिव टॉरेंट यूजर्स आर देयर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्या सारा टॉरेंट एक्टिव है? नहीं, मेजॉरिटी डेड ही रहता है, बाय द वे। तो वही लॉजिक रह जाता है कि क्या होता है टोरेंट का जब कोई सीड नहीं करता, वही होता है कि आप यूट्यूब को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, फेसबुक को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। यहाँ सब करने गए, मतलब सबका कंप्यूटर में आपको हार्ड ड्राइव खरीदना पड़ेगा यूज़ करने के लिए इंटरनेट, कि भैया मैंने 10 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव खरीदा है, तब जाके उसमें से 5 टेराबाइट मुझे देना पड़ रहा है ये ब्लॉक सर्विसेज के लिए, तब जाके मैं थोड़ा कुछ यूज़ कर पाऊँ, और स्लो बहुत होगा। तो इसे, और दूसरी बात, ओपन सोर्स कर देंगे सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप लोग में से कितने लोग को पता है लिनक्स के बारे में? तो लिनक्स क्यों फेल हो गया डेस्कटॉप? बोले नहीं, लिनक्स फेल है, शुद्ध फेल है। मैं अभी लिटरली एक चप्पल उतारूँ, फेंक दूँ कहीं पे भी, और किसी लैपटॉप पे गिरे, कितना चांसेस है कि उसमें या लिनक्स होगा, या विंडोज़ होगा, या एप्पल होगा? मैं गारंटी दे सकता हूँ वो 2 ही में जाने वाला। 99% केसेस में वो विंडोज़ पे गिरेगा, उसके बाद बचा खुचा में एप्पल में गिरेगा। लिनक्स पे तुक्का में मैं 100 बार करूँ तो शायद एक हो, और वो भी 100 एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 1000 पे शायद आपको एक ठो मिल जाए। रियलिटी वही है, क्यों ऐसा हो गया जबकि फ्री है, ओपन सोर्स है? बात है, ओपन सोर्स का ये मतलब नहीं होता कि अच्छा है, क्योंकि ये समझिए कि जब तक कोई पेड डेवलपमेंट टीम नहीं बैठती है, जैसे यूट्यूब क्यों चल रहा है, क्योंकि उसके पीछे डेवलपमेंट टीम लगी हुई है, पूरी की पूरी पलटन लगी हुई है जो उसे संभाले हुए है। आपका लिनक्स क्यों नहीं चल पाता? कारण वही है कि इतने सारे रिसोर्सेस हैं इसमें। लेकिन ये सब करके अगर होता ना कि भैया 2 लिनक्स बनाते हैं, एक लिनक्स बेसिक और लिनक्स प्रोफेशनल,
लिनक्स आगे बढ़ जाता है। लेकिन सबका कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप पूछोगे कि अरे यार मेरा लिनक्स में ना ये लिनक्स मिंट में ये दिक्कत हो रहा है, लोग बोलेंगे अरे भैया मैं मिंट क्यों यूज़ करूँ, मिंट खराब है, तुम उबंटू में जाओ। उबंटू करोगे, बोलेगा अरे उबंटू खराब है, कचरा है, तुम इसमें आ जाओ, काली में आ जाओ। काली का अरे यार काली कचरा है, तुम इसको छोड़ो आर्च में आ जाओ। हर जगह यही आता है। इसीलिए कभी लिनक्स टेक्स नहीं, क्योंकि लिनक्स इतने सारे बनने का मतलब है कि सबके सब कचरे हैं। एक या दो होता है, तो बाकी दुनिया में क्या है, विंडोज, मैक, काम खत्म। यहां पे क्या है, लिनक्स के अंदर आर्च हो गया, डिबियन हो गया, फोडोरा हो गया, गेको हो गया, आपका मिंट हो गया, कबुंटू हो गया, उबंटू हो गया, एक्सबुंटू हो गया, रेड हैट हो गया, पीसी लिनक्स ओएस हो गया, ओपन सूस हो गया। कचरा है, सबका सब कचरा है। बहुत लोग गुस्साएंगे लेकिन फैक्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना, अपने अगल बगल देखो। और कॉलेज और वो वाले नहीं बोल रहे, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो यूज करेंगे। सर्वर में यूज किया जाता है, क्यों, पैसे देके लोग बैठे हुए हैं। तो वही समझिए, ओपन सोर्स का ये मतलब नहीं होता कि अच्छा होगा। बोल रहे हैं लिनक्स डेस्कटॉप कितने जगह पे है, और लिनक्स मोबाइल फोन ट्राई कीजिए। तो वही होता है, पीपल अगर कुछ करना चाहते हैं ना, उनको पैसा चाहिए होता है। और पैसा की जगह पे आप स्पेकुलेटिव एसेट्स नहीं दे सकते कि देखो ना मैं तुमको ये पेंटिंग देता हूँ, ये पेंटिंग का 500 करोड़ दाम है, ठीक है। आप बोलोगे यार जैसे मान लीजिए मैं आपसे 100 करोड़ का काम करता हूँ, आप बोलते हो कि ठीक है जैसे आपने एयरपोर्ट बनाया, कुछ भी बनाया, किसी लो भैया 100 करोड़। तो वहां पे आप बोले नहीं देखो मैं तुमको 100 करोड़ की जगह ना 500 करोड़ का एसेट दे दूंगा। सुनने में लगे अरे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, आप रिस्क पे आ जा रहे हो। क्योंकि वो एसेट आपसे खरीदने कोई खड़ा है। ये बिजनेस में कई बार लोग मूर्ख बन जाते हैं। एसेट का ये मतलब नहीं होता कि उसकी वैल्यू है। आप कहते हो सर ये बिल्डिंग 500 करोड़ में बनाई गई है, अति उत्तम। क्या कोई और है जो 500 करोड़ देने को तैयार है? यहीं पे लोग मात खा जाते हैं। यहीं पे बहुत लोग मात खा जाते हैं। यहीं पे आधे से ज्यादा बैंकरप्सी आती है कि आपने दिखा दिया सर मैंने ये मोबाइल टावर बनाया, बहुत बढ़िया। सर मोबाइल टावर कौन सा है? 3G। उसका अब क्या वैल्यू है? लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि लोग पैसे में काम करते हैं, ना कि स्पेकुलेटिव एसेट पे। कि आप एनएफटी किसी को पे कर रहे हो ना, वो जो लोग रिस्क हैं, हाई रोलर्स हैं, वो खेल सकते हैं, आप और हम नहीं खेल सकते उस पर। तो वही समझिए। और दूसरी बात लॉ है, बहुत सारी चीजें हम लोग कहते हैं कंटेंट मॉडरेशन, यानी कि कुछ भी नहीं डाल दो। लेकिन अगर कोई कंट्रोल में नहीं है और सारा चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप रोकोगे कैसे? कैसे फिल्टर लगाओ, कैसे ब्रेक लगाओगे भैया ये कुछ ज्यादा हो रहा है? और किसको आप अकाउंटेबल हेल्प करोगे? हर कोई है। तो अगर कुछ ही परसेंटेज लोग ये हो जाते हैं, ईवल हो जाते हैं, या जो उनका बुरा ये आ जाता है बाहर, वो तो बैंड बजा देंगे। तो ये समझिए। और इंचार्ज में कौन रहेगा कि भैया ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा लॉजिक पे चलेगा, ऐसे उसको करना है? कौन उसको मतलब समझिए, कौन बोल रहे हैं? ये सारे लिनक्स का अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर दूं ना, जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, उतना मैन आवर अगर सिर्फ 2 OS में किया जाता है ना, लिनक्स धो देता बाकी सबको। लेकिन सबको है, और जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है कोई बोलता है यार हम एक तो फिर से नया बना देते हैं। तो वही समझिए, इंचार्ज में कोई नहीं है। और लोगों का जो अच्छा बिहेवियर है ना, उसके लिए आपको 2 चीज चाहिए होता है, कैरेट एंड स्टिक। यानी कि गूगल पे आप अच्छा बिहेव करोगे, गूगल आपको थोड़ा सा गिफ्ट देगा। खराब बिहेवियर करोगे, आपको पनिश भी करेगा। जो ओपन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास प्रॉफिट देने को कुछ नहीं है, और पनिश करने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने बाय लॉ डिजाइन किया है कि आपको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। तो समझ रहे हैं, प्रॉब्लम है, फंडामेंटल लेवल पे सब प्रॉब्लम है। ये ऐसा ही बात हो गया कि कम्युनिज्म कर देंगे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इट्स लाइक सर, जितनी बार ट्राई किया गया, कुत्ते की मौत मरे हैं लोग, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए हैं। 1-2 मिलियन की बात नहीं करें, मिलियंस में है, बहुत बड़ी मिलियंस में है। और अभी जब अगर चाइना वाला सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चला गया तो वो बिलियन छूने लगेगा। तब भी लोग कहे नहीं नहीं हम कम्युनिज्म करेंगे, वो वैसी वाली बात हो जाती है। तो हकीकत में क्या है? तो हकीकत में ये समझिए कि हम लोग को फ्री में काम करना नहीं पसंद है। ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं फ्री में करूंगा नहीं, कतई नहीं करूंगा। ऑब्वियसली मैं यूट्यूब फ्री में कर रहा हूँ, नहीं, मुझे पैसा मिल रहा है तभी मैं कर रहा हूँ। हर किसी के साथ वही, आपको काम मतलब पैशन हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, शुरू शुरू में आप कर दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म थोड़े करोगे उस पर। और समझिए कि लेकिन हम लोग को हमेशा फ्री सर्विस चाहिए। जैसे कि मुझे कोई मिल जाए वेबसाइट फ्री में कुछ दे रहा है, मैं बहुत खुश रहूंगा। नहीं कोई बोला चार्ज दो, हमको नहीं अच्छा लगेगा। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई अच्छी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, सर्वाइवल का साइड इफेक्ट है, ये होगा ही। इसी को कॉर्पोरेट यूज कर पाती है। अब वहीं पे एक दूसरा पार्ट भी क्वेश्चन है, जब सेंट्रलाइज्ड और वर्टिकल करते हैं, जैसे कि आप चैट जीपीटी देखते हैं, क्या चैट जीपीटी नॉर्मल डेस्कटॉप पे चलाया जा सकता है? आराम से रास्पबेरी पाई में चला सकते हैं। लेकिन क्या क्या चैट जीपीटी जैसा बड़ा अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, उसका ट्रेनिंग आप कर सकते हो डिसेंट्रलाइज मॉडल में? इम्पॉसिबल नहीं है, बस बहुत टाइम लगेगा। तो वही हो जाता है कि अगर अजूर 6,000 या 60,000 डेडिकेटेड हार्डवेयर लेके बैठ जाता है एक जगह पे, उसका काम जो चीज़ 1 महीने में होगा, वो आपको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में 1 से 2 साल लग सकता है, और वो भी अस्यूमिंग कि आपका एक्चुअली वो हो जाए। तो वही रहता है कि सेंट्रलाइजेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं, उससे आती है क्वालिटी। उसी से होता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये चल रहा है, ये हो रहा है। क्वालिटी कंट्रोल वैसे ही होगी। जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो लिनक्स वाला हुआ, सब बर्बाद हो जाता है। क्वालिटी कंट्रोल वाट लग जाती है। और वही सब पैशन लॉन्ग टर्म नहीं होता है, किसी का भी पैशन नहीं होता। मतलब मेरे को भी बहुत पैशन था बहुत सारी चीज़ों में, मैं किया भी, बहुत मेहनत भी किया, लेकिन एक पॉइंट के बाद होता है ठीक है यार,
सबके साथ होता है। मतलब 20 में आपको सबको लगता है अरे मेरे पास बहुत एनर्जी है, रिएक्टर फुल पावर में चल रहा है, आप उड़ने रहते हो, सब चीज़ फ्री में कर देते हो। 30 होने के बाद सर टका दोगे तो मैं करूँगा। 40 होने के बाद देखो भैया टका इतना दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, हमको बात ही नहीं, हमको सुनना ही नहीं है सर। सबके साथ होता है, इंसानी नेचर है। तो वही है। और हमारा डेटा जो है ना, जो ये बात है कि यूज़र डेटा, वो एक्चुअली हमारे लिए तो यूज़लेस है ना। मतलब आपको कोई गूगल आपका जो सिग्नेचर डेटा है, वो सिग्नेचर डेटा आपको दे दिया जाता है। आप क्या करोगे उसका? आप किसी को जाके बेचोगे, देखो देखो तो मेरा सिग्नेचर डेटा, वो बोलेगा भाई तुम अपना डेटा बेच रहे हो, मेरे को उस डेटा में क्या है। गूगल जब बेचता है तो गूगल बताता है देखो भैया तुमको मोबाइल फ़ोन बेचना है ना, हाँ देखो मोबाइल फ़ोन ये नहीं खरीदने वाला, ये लौंडा गरीब आदमी है नहीं खरीदेगा, लेकिन उसको देखो वो खरीद लेगा, उसको अभी गर्लफ्रेंड मिली है, उसको पटाने का बहुत जो है, वो आईफोन खरीद लेगा। तो समझ रहे हो, गूगल को पता है उसका क्या करना है, हमें नहीं पता है उसका क्या करना है। तो वही समझिए कि अब रहा बात कि कई बार वेब3 में लोग ये चूना लगाएंगे कि आप ये देखो ऐड देखो उससे पैसा मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? होता ही है, नॉर्मल चीज़ है, तो बोले हर कोई क्यों नहीं करता? अब बात है जैसे ही हर कोई करेंगे ये बंद हो जाएगा। ये वही समझिए माइनॉरिटी स्कोप है। जैसे कि क्या पिक्चर इंडस्ट्री में, मतलब हॉलीवुड में, बॉलीवुड में लोगों को पैसा मिलता है पिक्चर देखने का रिलीज से पहले? हाँ, जॉब है, एक पूरा जॉब है काफ़ी सारे स्क्रीन टेस्टर्स का, बहुत सारे फोकस ग्रुप का कि सर हमारे पास एक इतने एम्प्लॉइज़ हैं, इनका काम बस यही है कि पिक्चर रिलीज होने से पहले जाके देखते हैं। तो वैसा हर कोई तो नहीं कर सकता ना, कि पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा सिर्फ इस बेसिस पे लेते हैं कि हम आपको फ़िल्टर करके दे देंगे, ये रिपोर्ट से आप अगर कोई ट्यूनिंग करनी है, रिफाइनमेंट करना है, आप रिफाइनमेंट कर लो, उसके बाद आपको ज़्यादा यील्ड आएगा। सबके साथ वैसा नहीं कर सकते ना, तो वही समझिए ऐड सिर्फ कुछ को लोगों को पैसा दिया जाता है। मैं ऐड दिखा रहा हूँ, इसमें से आप बताओ कौन-सा पॉजिटिव, नेगेटिव है। या बहुत सारा आप डाउनलोडिंग ऐप में देखते होंगे कि कोई चीज़ है जो प्रीमियम अवेलेबल है, तो उसका फ्रीमियम वाले से निकालने की कोशिश करो तो बोलेगा देखो हम आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन आपको बहुत सारे ऐड क्लिक करने पड़ेंगे, ताकि वो ऐड से पैसा निकाल रहे हैं। क्या वो बहुत काम करता है? नहीं, इसीलिए तो 22-23 ऐड देखने के बाद एक छोटा-सा लिंक मिलता है। तो वही समझिए कि वेब 3 को अगर आप रियलिस्टिकली देखें हो, उसमें वही वाला बात आता है जो डॉट कॉम बबल में था, जो क्रिप्टो क्रैश में था। तो लॉजिक वही है कि हुलुलुलु ज़्यादा है, काम का वज़न कम है। क्या इसमें कोई यूज़फुल चीज़ है वेब 3 में? हाँ, वो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, बहुत सारे अच्छे यूज़फुल टूल है, ख़ासतौर पे ऑथेंटिकेशन और मैसेजिंग सर्विस के लिए बहुत सारे अच्छा यूज़फुल चीज़ है। तो वो इम्प्लीमेंट मैं होते हुए देख सकता हूँ। लेकिन ये मत समझिए वेब 3 आएगा दुनिया बदल जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा सर, वैसा नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी वो आके सपना दिखा के लोगों को चूना लगा के चल गया। डॉट कॉम बबल आके सपना दिखा के लोगों को चूना लगा के चल गया। चाइना आके चूना लगा के चला गया। वो हो गया, चूना लग चुका है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वेब 3.0 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। वैसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।